सब उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे, काफ़ी ही मस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर, आई मीन विलियन चैप्टर का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर बार एग्ज़ाम में यानी कि बोल सके तो 90% बार चांसेस बनती है कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आप नोटबुक पे लिखकर ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना, बिकॉज मैं जितने सारे भी क्वेश्चन लाता हूँ सारे इंपॉर्टेंट्स लाता हूँ, बाकी ऐसे फालतू वगैरह के क्वेश्चन मैं नहीं लाता हूँ जिससे आपका टाइम भी बर्बाद हो और आपका माइंडसेट भी बिगड़ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के इस क्लास में हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड आप सभी को पता है कि मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं पढ़ाता, अगर आपका मन है तो आप हमें कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। अनुसंख्य गुणधर्म को इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यह कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मत पूछो भैया, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सीधे आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसको समझते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या, अनुसंख्य गुणधर्म है क्या। तो किसी विलयन का वैसा गुण जो विलयन में उपस्थित विलय की अणुओं की संख्या या फिर कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो ऐसे गुण को ही यहाँ पे इस तरीके से कर लेना, ही अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। लाइक आपको पता है कि किसी विलयन, एक सेकंड, किसी विलयन, तो विलयन भैया कैसे बनेगा। मान लो ये कोई हमारा विलयन है, इसमें विलयन है, तो विलयन बनने के लिए दो यहाँ पे केसेस होनी चाहिए कि नहीं। अब ये विलयन तब कहाएगा जब इसके अंदर सॉल्वेंट भी हो, सॉल्वेंट यानी कि इसके अंदर विलायक भी हो, ठीक है, विलायक भी हो और विलय भी हो, तब जाकर यह विलय भी हो। एक सेकंड, सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम। तो इसके अंदर विलय भी हो, इसके अंदर क्या हो, विलय भी हो, सॉल्यूट भी हो, ठीक है, तब जाकर विलयन का निर्माण करेगा, तब जाकर यह विलयन कहलाएगा। तो जो अनुसंख्य गुणधर्म होता है वह बस विलय की अणु की संख्या और कणों की संख्या पर निर्भर करता है, राइट। यही था अनुसंख्य गुणधर्म। और साथ में क्वेश्चन में ये भी कहता है कि इसके कितने प्रकार होते हैं वो भी हमको यहाँ पे बताने हैं। तो आप देख लेते हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। और ये चारों प्रकार को आपको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है भैया, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, बहुत बार पूछा भी है कि कौन इनमें से अनुसंख्य गुणधर्म है। 3 नहीं रहेंगे, 1 रहेगा जिसमें आपको टिक करना है, ठीक है। चाहे फिर इस टाइप से भी देता है कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो 3 रहेंगे, 1 नहीं रहेगा जिसमें आपको टिक आउट करना होता है। तो चारों आप याद कर लेना अनुसंख्य गुणधर्म। तो देखो यह 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं इसको समझते हैं। पहला होता है हमारा वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ ना कि इसी टॉपिक पे ये चारों जो है ना, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पराशर दाब, सब पे मैं एक वीडियो ला दूँ। एक वीडियो ने एक ही में चारों को कवर कर लेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और पराशरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े, सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मोलरता और मोललता यानी कि मोलरिटी और मोलालिटी में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है, आपको सिंपल बताने हैं। तो सिंपल आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको एक लाइनें खींच देनी है, इधर कर देना है आपको मोलरता और इधर कर देना है मोललता। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिंपल आपको एक तरफ जो भी डिफरेंस पूछे, लाइक मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में पूछ रहा है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, तो एक तरफ आप विद्युत वाहक बल लिख देना, सेकंड टाइप आप विभवांतर लिख देना, और दोनों का जो यहाँ पे गुण होंगे मिलते जुलते, वहाँ पे विभवांतर वाला में लिख देना, विद्युत वाहक बल वाला में लिख देना। समझ रहे हो। तो मोललता वाला मोलरता वाला इधर लिखेंगे और मोललता वाला इधर लिख देंगे। अब देखो डिफरेंस सोचा क्या है। पहला है कि मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है, V से, ठीक है, और मोलरता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। समझ रहे हो, विलायक की मात्रा से यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा से। ताप का परिवर्तन, ताप क्रम परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाता है। ये जो मोल रहता होता है तापक्रम परिवर्तन, यानी कि ताप को बढ़ाओगे घटाओगे ना, टेम्परेचर को तुम इंक्रीज और डिक्रीज करोगे ना, तो मोल रहता यहाँ से परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन मोल रहता पर ताप का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, और यहाँ से भैया ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है। इस टर्म को आप VVI कर लो, इस टर्म को आप VVI कर लो, बिकॉज क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि निम्न में कौन है जो कि ताप से स्वतंत्र रहता है, तो वो है हमारा मोललता। ये क्वेश्चन को VVI कर लेना, ये टॉपिक को। चलो थर्ड एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ ही जाती है। चलो
थर्ड देख लेते हैं, थर्ड डिफरेंस क्या है कि यह मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। यह मोल प्रति, मोलों की संख्या का मान लो हम x मान लेते हैं, मोल प्रति लीटर में यह व्यक्त किया जाता है, और यह मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मैं एक सेकेंड मैं रोटेट कर लूँ जरा। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना, परासरणी दाब को परिभाषित करें और इसके समीकरण को लिखे। उम्मीद है कि थोड़ी मोड़ी आपको ब्लर टाइप का दिख रहा होगा, बिकॉज यह पेज ही सही नहीं था, ठीक है, और कैमरा का एंगल भी सही नहीं था हमारे टाइप जो कैमरा मैन है हमारे। चलो समझते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं आपको। परासरणी दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक को अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए, कोई शुद्ध विलायक है उसको अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए तो विलायक की जो गति होती है उसको रोकने के लिए, या फिर कह सको तो साम्य अवस्था को स्थापित करने के लिए, उसका वैल्यू शून्य लाने के लिए, साम्य अवस्था मतलब कोई भी चीज़ का वैल्यू शून्य लाने के लिए, शून्य साम्य अवस्था को स्थापित करने के लिए विलयन पर एक प्रेशर दिया जाता है। वो प्रेशर ज़्यादा नहीं, लो लेवल का होता है, यानी कि न्यूनतम दाब ही होता है, जिसे हम लोग परासरणी दाब कहते हैं। ये हमारा समीकरण हो गया, आप इसे सिंपल याद कर लेंगे। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। उल्टा परासरण क्या है, और ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा है भैया, आप जाकर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो। इस क्वेश्चन को भी आप VVI कर देना, बिकॉज सारे क्वेश्चन VVI हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन VVI है, बट जो मैं आपको VVI करवा रहा हूँ वो और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल आप उसको देख लेंगे। उल्टा परासरण क्या होता है, तो जब किसी शुद्ध विलायक को अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए, सेम उसी टाइप का है, बस यहाँ पे कुछ चेंजेस मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तब विलयन पर परासरणी दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाए तो विलयन में उपस्थित विलायक की गति उच्च से निम्न की ओर बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया को उल्टा परासरण कहते हैं, उच्च से निम्न होने लगती है, बिकॉज सिंपल परासरण में निम्न उच्च से निम्न होती है, सॉरी उच्च से निम्न उल्टा में उल्टा परासरण में, लेकिन सिंपल परासरण में निम्न से उच्च होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि चारों प्रॉपर्टीज़ में से मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं चारों को कवर कर लूँगा, बट एक शायद यहीं आपका कवर हो जाएगा, देख लो कैसे। थोड़ी यहाँ से प्रॉब्लम आ चुके हैं, टेक्निकल इशू, 1 सेकेंड मैं इसको सोल्व कर देता हूँ ज़रा। चलो समझना ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूँ, एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं खुद से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी डिफिनेशन आप देख लेना। इसका डिफिनेशन भी है, इसका भी डिफिनेशन मैं खुद से एक बार कोशिश करता हूँ पढ़ाने बताने की, उसके बाद मैं आपको डिफिनेशन भी दिखा दूंगा। वाष्प दाब का अवक्षेप आपेक्षिक अवनमन मतलब क्या होता है। एक बात बताओ, अवनमन मतलब क्या होता है, बढ़ना की घटना, कमी की बढ़ोतरी, बताओ। कमी अवनमन मतलब कमी, बहुत बढ़िया, कमी होता है अवनमन मतलब। अब समझो, मान लो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा बस वेट करो, थोड़ा सा। यहाँ पे मैं एक जगह बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ सारी चीज़ों को, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये चारों को इजी है, बस थोड़ा सा एक टफ है, वो है परासरणी दाब को ही समझना, बाकी तीनों इजी है, बाकी सोचोगे तो सब इजी है। मान लो यहाँ पे कोई शुद्ध विलायक है, क्या है, शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक है, और इसको हम अशुद्ध वाष्पशील पदार्थ से मिला देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ जिसमें बहुत कुछ मिला हुआ है, गंदा वगैरह इस टाइप का, अवाष्पशील पदार्थ से मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक विलयन तैयार होगा, सिंपल एक विलयन तैयार होगा, ठीक है। ये है शुद्ध विलायक, क्या है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। ये है अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, और ये हमारा विलयन बनकर तैयार हो गया। तो जब शुद्ध विलायक को अवाष्पशील पदार्थ से मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब होगा, समझ रहे हो, इसका जो वाष्प दाब होगा इसके वाष्प दाब से, यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। मेरा कहने का मतलब नहीं समझे, एक बार और समझो, एक बार मैं रिपीट और करता हूँ, समझ जाओगे सारी चीजें। शुद्ध विलायक, ये है शुद्ध विलायक, ये है अशुद्ध विलायक, जब दोनों को मिलाएंगे तो एक विलयन तैयार होगा। सिंपल सी बात है, पानी को चीनी में मिला या फिर चीनी को पानी में मिला, एक विलयन तैयार होना ही है। तो सिंपल चीज़ है कि शुद्ध विलायक को जब आप अवाष्पशील पदार्थ से मिलाओगे तो यहाँ पर एक विलयन तैयार होगा,
ठीक है, यहाँ पर एक विलयन तैयार होगा और इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। बस यही आपको समझना है। और एक टॉपिक है लाइक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ही कि क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो मान लो सिंपल चीज वही में सेम डेफिनेशन है कि जब किसी शुद्ध विलायक को अवाष्पशील पदार्थ से मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक इससे ज़्यादा हो जाता है, उन्नयन मतलब ज़्यादा, यानी कि शुद्ध विलायक से ज़्यादा। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो सभी याद हो जाएंगे। अब इसके डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, डिफिनेशन से भी आप समझ लो, मैंने तो बता दिया, बाकी आप डिफिनेशन से समझ लो, लेकिन आपको पहले ही समझ में आ चुका हो, मैं जो बताया ना उससे आपको पहले ही समझ में आ चुका है। जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील पदार्थ या विलय को मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, और इसी कमी को क्या कहते हैं, और इसी कमी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। समझ रहे हो, इसी कमी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। चलो अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर एक डिफरेंस आ गया कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। मैंने बताया एक तरफ आप आदर्श विलयन लिख देना, एक तरफ आप अनादर्श विलयन लिख लेना। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये बहुत ज्यादा वीवाई टॉपिक है कि राउल्ट के नियम का पालन कौन करता है, आदर्श विलयन, और राउल्ट के नियम का पालन कौन नहीं करता है वो हो गया हमारा अनादर्श विलयन। तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है और यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, बोलता है कि भैया हम आपको कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जो आप बोलोगे हम वो नहीं करेंगे। लेकिन आदर्श विलयन कहता है, आदर्श बेटा है, कहता है कि जी जी सर जो आप बोलिएगा मैं वो करूंगा। डेल एच बराबर 0, डेल एच बराबर नॉट इक्वल टू 0, डेल भी बराबर 0, डेल भी बराबर नॉट इक्वल टू 0। बस सिंपल सी है, 3 आप लिख देना। अब कहता है कि भैया राउल्ट का नियम क्या है जो कि आदर्श पालन करता है और अनादर्श पालन नहीं करता है। तो अस्थिर ताप पर टेम्परेचर फिक्स कर दो, टेम्परेचर को आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। तो अस्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज आपने पढ़ रखा है कि सबके लिए, विलायक के लिए और विलय के लिए अलग अलग होता है। तो अस्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय का विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन ही है शायद, कि वांट ऑफ फैक्टर से आप क्या समझते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। वांट ऑफ फैक्टर क्या है समझना जरा ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा बस रोटेट कर दूं ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में। आप रोटेट करो अपने फोन को, आप रोटेट करें ही रखो, मैं सारी चीज क्लियर कर दूंगा। अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान, यानी कि जो प्रयोग करके आया है वो, और अनुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान जो कि फिक्स है, के अनुपात को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। सिंपल आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही समझेंगे। 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हमने विलन के। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड मैं आपको लाइक सब्सक्राइब के लिए कभी भी नहीं बोलता हूँ, सो आप अपने मन से ही कर दिया करो यार कभी कभी, ठीक है। ऐसा मत किया करो कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरीके से मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, तो थोड़ी मोड़ी आप भी सपोर्ट दिखा दिया करो। कभी कभी मंथ में 1-2 भी कर दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। बिकॉज ऐसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। बस मेरे को टारगेट नहीं है कि यूट्यूब से मैं पैसा अर्न कर पाऊँ। बाकी मेरा टारगेट है कि 90% 2024 के बोर्ड में इंटर वालों का आना चाहिए, बस मेरा यही टारगेट है। उसके बाद मेरा और कोई टारगेट नहीं है। तो मिलते जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बता दूँ, सूचना दे दूँ कि इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से वीडियो आने वाला है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब चैप्टर चलने वाला है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, अब चैप्टर्स में चलाऊंगा, साथ में न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करते चलेंगे। तो जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट वीडियो हो सके तो इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 ही वीडियो आएगा, इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 वीडियो आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा शायद, इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मन लगाकर पढ़ाई करते रहो और जय हिंद, वंदे मातरम।